नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो मैं के.आर. जाखड़ रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल के.आर. जाखड़ सर एकेडमी में। और जो व्यक्ति आज हमारे साथ नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उसी तड़कते भड़कते अंदाज में आज हमारे नए टॉपिक लॉजिकल सीक्वेंस यानी कि सार्थक क्रम की। दोस्तों, बात की जाए प्रत्येक प्रकार का कंपटीशन एग्जाम यानी प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाए चाहे किसी भी राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाए, यह एक ऐसा टॉपिक, ये ऐसा पाठ्यक्रम आपका होता है जहां से कम 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी की बात करें, चाहे बैंक, पटवार, रेलवे, राजस्थान, यूपी, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी भी प्रकार के एग्जाम की आप बात करें, बीएचयू की आप बात करें, प्रत्येक प्रकार के एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, टॉपिक का नाम है सार्थक क्रम। सार्थक क्रम की बात की जाए तो मतलब क्या होता है, यानी कुछ चीज़ें आपको अव्यवस्थित ढंग से दी जाएगी, उन्हीं चीज़ों को आपको व्यवस्थित ढंग से रखना है। व्यवस्थित ढंग से रखने से पहले 2 इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, जब कभी भी व्यवस्थित क्रम में यानी सार्थक क्रम में जब कभी भी पेड़ पौधों की बात की जाएगी तो सार्थक क्रम हमेशा जड़ से शुरू होकर फल तक जाएगा, और जब मनुष्यों की बात की जाएगी तो सिर से शुरू होकर पैरों तक जाएगा। ये 2 मुख्य बातें हैं। उसके अलावा जीके यानी जनरल नॉलेज से सामान्य ज्ञान पर आधारित भी कई क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन भी आगे हम सोल्व करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन दिया जाएगा, निम्नलिखित में से सार्थक क्रम दर्शाने वाला आपका जो विकल्प है वो विकल्प कौन सा होने वाला है, तो सार्थक क्रम दर्शाइए। एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें पौधे या पौध, फल, बीज और फूल 4 शब्द आपको दिए गए पेड़ पौधों से संबंधित, और वो एक अव्यवस्थित क्रम में रखे गए हैं जिनको आपको व्यवस्थित क्रम में रखना है। और वीडियो शुरू करते ही मैंने आपसे एक चीज़ बोली कि पेड़ पौधों की जब भी बात होगी तो जड़ से शुरू होगा। जड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, जड़ के बाद में कौन सा भाग आता है वो हमें हमेशा वहाँ से लेना है। तो हमने देखा कि सबसे पहले जब बीज हमारे पास में होगा, जब बीज हमारे पास में होगा तो ही आगे जाके पौधा बन सकता है, फूल लग सकते हैं और फल लग सकते हैं। तो बीज की बात करी, बीज का जो क्रमांक है वो क्या है, 3। तो सबसे पहले हम ऑप्शन की तरफ देखेंगे, 3 हमारा पहला क्रमांक होना चाहिए। तो सारे ऑप्शन में क्रमांक कितना है, सबसे पहले बीज है, 3 नंबर क्रमांक दिया गया। बीज के बाद में क्या बनेगा, पौधा बनेगा। तो पौधे का क्रमांक क्या है, 1 है, तो 3 के बाद 1 आना चाहिए। तो हम सीधे सीधे ऑप्शन नेगलेक्ट करते हैं। कैसे नेगलेक्ट करेंगे, 3 के बाद 2 आया, ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। 3 के बाद 2 आया, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये 2 ऑप्शन मैच करने की भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं, 3 और 1 हमारे सामने हो गया। उसके बाद में ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है। अब 2 और 4 में इंटरचेंज है दोनों ऑप्शन में, तो 2 और 4 देखना पहले कौन आएगा। तो दोस्तों 2 पे फल है और 4 पे क्या है, फूल। तो पहले बीज, फिर उसका पौध बनेगा, और पौध बनने के बाद में पहले क्या आएगा, फूल, और फूल आएगा दोस्तों तभी क्या लग पाएगा, फल। तो 3 और 1 के बाद में क्या आएगा, क्रमांक 4, जबकि यहाँ क्रमांक क्या है, 2। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, 3, 1, 4 और 2। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही पेड़ पौधों पर आधारित क्वेश्चन है, जिसकी हम बात करें। दिया गया है पत्ता, फल, जड़, तना और फूल। तो सबसे पहले बात की जाएगी तो क्या आएगा, जड़ आएगा। जड़ की बात करें तो जड़ का क्रमांक क्या है दोस्तों, 3 है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, 3। इसमें सबसे पहले 3 है, बिल्कुल 3 है। क्या यहाँ 3 है, नहीं, तो ये ऑप्शन नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ भी 3 नहीं है तो ये ऑप्शन भी हम नेगलेक्ट कर देंगे, यानी ये 2 ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकते। उसके बाद में बात करें तो एक सिंपल सा तरीका और होता है। वो सिंपल सा तरीका क्या होता है आंसर करने का, कि ये जो 5 चीज़ें अव्यवस्थित रूप से आपको दी गई है उनमें पहला और अंतिम डिसाइड कर लीजिए। इन क्वेश्चंस को आसानी से करने का एक ये भी तरीका होता है, क्योंकि बीच की कुछ चीज़ें होती है जिनको हम सही ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पाते और क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाते। तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 2 चीज़ें पहले देखनी है, पहला और अंतिम की। सबसे पहले कौन आएगा और अंत में कौन आएगा। तो सबसे पहले तो हमें पता चला क्या आएगा, जड़ आएगा,
यानी सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए, 3 नंबर क्रमांक होना चाहिए। और बाद में कौन आने वाला है, सबसे बाद में आपको पता है फल आता है, सबसे बाद में क्या आता है, फल आता है। तो फल के लिए हमारे पास में क्रमांक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो शुरू में 3 और अंत में 2, और ये आपको 2 ऑप्शन में मिल रहे हैं। तो अब आपकी मजबूरी है कि आपको बीच वाली चीज़ों को भी व्यवस्थित करना होगा। यदि 2 ऑप्शन केवल एक में होता, कोई एक ऐसा होता जिसमें केवल 2 ऑप्शन होता अंत में, इसमें 2 है, यहाँ जैसे 3 हो जाता या 4 हो जाता, 4 की जगह 2 हो जाता, तो हमारा केवल डायरेक्ट पहला आंसर ही सही हो सकता था। चलो आगे मैच करते हैं। सबसे पहले जड़ आएगा, जड़ के बाद में क्या बनेगा, तना बनेगा। तो हमने देखा 3 और 4 इसमें भी है और 3 और 4 इसमें भी है। उसके बाद बात की जाए तो पत्ता आएगा या फूल आएगा, तो आप कहेंगे सर उसके बाद में क्या आएगा, पत्ता आएगा। जड़ और तने के बाद में क्या आएगा, पत्ता, पत्ता आने के बाद में फूल आएगा। तो यहाँ हमने बात करी पत्ते की, तो पत्ते का क्रमांक क्या है, 1। यहाँ 1 क्रमांक हमें मिल रहा है, लेकिन क्या यहाँ 1 क्रमांक हमें प्राप्त हुआ, नहीं, पहले फूल आया। तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता और आगे इसे मैच करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। 3 में दिया गया है दही, घास, मक्खन, दूध और गाय। चलो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम और अंतिम की। तो हम देखते हैं जो भी ये प्रक्रिया आपके सामने दी गई है, दूध, दही, मक्खन, इनमें सबसे लास्ट में कौन आने वाला है, मक्खन आने वाला है। तो सबसे पहले तो वो ऑप्शन देखते हैं जिनके अंत में 3 दिया गया है। तो यहाँ देखा हमने सबसे अंत में 3 नहीं दिया, ऑप्शन नेगलेक्ट कर दो। यहाँ देखा ऑप्शन 3 नहीं दिया, ऑप्शन को नेगलेक्ट कर दो। अब बात करते हैं सबसे पहले की, सबसे पहला कौन से आने वाला है। यहाँ देखिए 3 दिया है, यहाँ भी 3 दिया है, अंत में मक्खन आने वाला है, अंत में मक्खन का ही क्रमांक दिया गया है। सबसे पहले की बात करते हैं तो दही पहले नहीं आएगा, दूध भी पहले नहीं आएगा, घास और गाय, इन दोनों में दोस्तों कन्फ्यूजन रहता है कि घास होगा तो गाय खाएगी और उसके बाद दूध देगी। नहीं दोस्तों, गाय होगी तो गाय पहले घास खाएगी और घास खाने के बाद गाय क्या देगी, दूध। दूध क्या प्रदान करेगी, दूध प्रदान करेगी। तो सबसे पहले क्या होना जरूरी है, गाय होना जरूरी है। तो सबसे पहले क्रमांक में क्या आना चाहिए, 5। यहाँ देखो 5 क्रमांक में है, यहाँ देखा तो क्रमांक में क्या है, 2। तो दोस्तों ये हमारा आंसर नहीं होने वाला, आंसर क्या होने वाला है, डी होने वाला है। आंसर क्या होने वाला है, डी होने वाला। उम्मीद है दोस्तों ये जनरल क्वेश्चन जो हमने लिए थे, सामान्य क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं अगले कुछ और क्वेश्चन जो आपको परेशानी में डाल सकते हैं। और उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन यदि आपने ढंग से पढ़ लिए, जो क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहे हैं, तो सार्थक क्रम में आज के बाद आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की और भी हम बात करने वाले हैं। पहले जो क्वेश्चन हमारे सामने है, इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। सबसे पहले जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन हमने पहले सोल्व कर लिए हैं, जिसमें दिया आवेदन, परिवीक्षा, विज्ञप्ति, नियुक्ति और साक्षात्कार। देखने में बड़ा ही आसान क्वेश्चन नज़र आता है और ये सारी की सारी प्रक्रिया, ये क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंटली इसलिए भी लिया है कि ये सारी की सारी प्रक्रिया आप जो विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों को ये अपनानी पड़ती है और इसीलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। लेकिन इसी क्वेश्चन में हम फिर से गलती कर बैठते हैं, वो गलती हमें नहीं करनी। गलती कहाँ होती है उसकी भी हम बात करें। सबसे पहले बात की जाए तो दोस्तों सबको पता है कि सबसे पहले क्या आती है, विज्ञप्ति आती है। तो सबसे पहला जो हमारा क्रमांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 नंबर क्रमांक, यानी कि ये सबसे पहले आएगा विज्ञप्ति। विज्ञप्ति आने के बाद में हम आवेदन करते हैं, यानी एप्लीकेशन फॉर्म। पहले विज्ञप्ति आती है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म हम डालते हैं। तो विज्ञप्ति के बाद क्या हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, हम करते हैं कि उसके बाद में परिवीक्षा होगा। क्या होगा, परिवीक्षा। तो हमने परिवीक्षा कर दिया। उसके बाद में क्या होता है, साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंटरव्यू। इंटरव्यू, मुझे पता है कि अंग्रेजी ज़्यादा जानते हैं, हिंदी कम जानते हैं। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू होता है। तो पहले इंटरव्यू होगा और उसके बाद में क्या मिलेगी, नियुक्ति। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। यही हम सोचते हैं लेकिन हमारा आंसर गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, इसका सही क्रमांक क्या होने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले विज्ञप्ति आएगी, बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले विज्ञप्ति आएगी। उसके बाद में क्या किया जाएगा, आवेदन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, आवेदन। और उसके बाद में दोस्तों परिवीक्षा कभी भी नहीं होती है। क्या नहीं होती है, परिवीक्षा। अभी समझाता हूं कि परिवीक्षा क्यों नहीं होती है, क्या अंतर होता है। उसके बाद में क्या होगा, साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार के बाद में क्या मिलेगी, नियुक्ति। साक्षात्कार का क्रमांक डाल दिया, फिर नियुक्ति का क्रमांक, और उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, परिवीक्षा होगा। क्या होगा, परिवीक्षा।
दोस्तों हम गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि इसको हम समझ लेते हैं परीक्षा, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम लगता है, इम्तिहान लगता है, उसे हम ये समझ लेते हैं, जबकि ये नहीं है। दोस्तों परिवीक्षा का मतलब क्या होता है? परिवीक्षा का मतलब आप सब लोग जानते हैं कि जैसे ही आपको कोई सरकारी नौकरी प्राप्त होती है, यानी गवर्नमेंट जो प्राप्त होती है, उसके बाद में कुछ ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका, प्रोविजनल पीरियड जिसे आप लोग बोलते हैं, वो प्रोविजनल पीरियड होता है। और उस प्रोविजनल पीरियड को भी क्या बोलते हैं हम लोग? परिवीक्षा बोलते हैं। तो दोस्तों ट्रेनिंग पहले होती है या पहले ज्वाइनिंग होती है? तो आप कहेंगे सर पहले ज्वाइनिंग होती है और उसके बाद में क्या होती है? ट्रेनिंग। तो दोस्तों ध्यान से देखना, ये परीक्षा नहीं है, क्या है? परिवीक्षा। ये आपको परेशान कर सकता है, इसलिए आपका जवाब क्या रहने वाला है? 3, 1, 5, 4, 2 जिस ऑप्शन में लिखे जाएंगे वो ऑप्शन आपका आंसर होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा भी लगा होगा, और कहीं आपने यदि नहीं देखा इस क्वेश्चन को ढंग से तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार आज दिन तक कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ अव्यवस्थित चीजें आपको और दी गई है, धातु, खदान, अयस्क, शुद्धिकरण और लोहा। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें धातु की, तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होनी चाहिए? खदान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? खदान। तो सबसे पहले कौन आएगा? खदान आएगा, जिसका क्रमांक 2 है, सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद में खदान से क्या निकलेगा? खदान से क्या निकलेगा? खदान से अयस्क निकलेगा। क्या निकलेगा? अयस्क निकलेगा। तो खदान से अयस्क निकलेगा, और अयस्क हमने खदान से ले लिया। अयस्क निकलने के बाद में अयस्क किस रूप में आता है? धातु के रूप में। किस रूप में आता है? धातु के रूप में। अयस्क किस रूप में आएगा? धातु के रूप में। लेकिन धातु तो कोई सा भी हो सकता है, यहाँ क्या मिश्र धातु दिया गया? नहीं। तो दोस्तों हमें यहाँ धातु नहीं करना। धातु कब प्राप्त होगा? धातु का मतलब क्या होता है? जो लोहा है वो भी धातु है, सोना है वो भी धातु है, चांदी है वो भी धातु है। किसी भी प्रकार की जो धातु हमें प्राप्त होती है खदान से, वो सारी की सारी धातु होती है। तो धातु एक नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है। तो खदान से अयस्क मिलता है, और अयस्क का क्या किया जाता है? शुद्धिकरण किया जाता है। अयस्क के बाद में उसका क्या किया जाएगा? शुद्धिकरण। क्या किया जाएगा? शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण होने के बाद में हमें क्या प्राप्त होती है? धातु प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? धातु। और उसी धातु में से एक धातु कौन सा है? लोहा। तो यहाँ भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले लोहा करें या धातु करें। तो दोस्तों पहले यहाँ पर धातु आने वाला है, और उसी धातु का कोई एक प्रकार क्या है? लोहा, क्योंकि लोहा धातु का ही कोई प्रकार है। दोस्तों एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, 2 चीजें हमारे पास में होती है। एक तो होती है एक विकल्पीय, एक होती है बहुविकल्पीय। एक विकल्पीय और बहुविकल्पीय का मतलब क्या है? वह वस्तु जिसका केवल एक ही विकल्प है, और बहुविकल्पी का मतलब जिसके अनन्य प्रकार के विकल्प हो सकते हैं। और इस बात को इस चीज़ से समझिए कि एक विकल्पीय जो वस्तु होती है वो हमेशा ही किसी दूसरी चीज़ पर निर्भर करती है। एक विकल्पीय जो वस्तु होती है वो हमेशा किसी दूसरी चीज़ पर निर्भर करती है, जबकि बहुविकल्पीय जो वस्तु होती है वो कभी भी दूसरी एक पर्टिकुलर किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं करती। चलो एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। आपके पास में मोटर बाइक होती है, यानी मोटरसाइकिल होती है। मोटरसाइकिल और पेट्रोल का हमने एक उदाहरण लिया कि इनमें एक विकल्पीय कौन सी है और बहुविकल्पीय कौन सी है। तो दोस्तों एक बात बताइए, मोटरसाइकिल का उपयोग पेट्रोल के लिए क्या होगा कि पेट्रोल उसमें डालना ही होगा, तब जाके मोटरसाइकिल चलेगी। लेकिन क्या पेट्रोल केवल मोटरसाइकिल पर निर्भर करता है? तो आपका जवाब होगा सर ऐसा कभी नहीं होता। पेट्रोल केवल मोटरसाइकिल पर निर्भर नहीं करता। पेट्रोल से कई प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। पेट्रोल से अनन्य प्रकार की मशीनरी चालू की जाती है, जैसे कि मोटर बाइक हो गई, आपके 4 व्हीलर गाड़ी हो गई। उसके अलावा और भी बहुत सारी मशीनरी है जहाँ पे इंजन काम में आते हैं, डीजल पेट्रोल इंजन यानी ऑयल इंजन काम में आते हैं, तो वहाँ पेट्रोल की आवश्यकता होती है। लेकिन मोटरसाइकिल वो केवल और केवल किस पर निर्भर है? पेट्रोल पर निर्भर है। तो एक विकल्पीय कौन हुआ? मोटरसाइकिल, और बहुविकल्पीय कौन हुआ? पेट्रोल। तो दोस्तों हमेशा एक विकल्पीय और बहुविकल्पीय में जब कभी भी कंफ्यूजन हो जाए कि एक विकल्पीय और बहुविकल्पीय, उनको बनाइए, और बनाने के बाद में एक विकल्पीय हमेशा कब आएगा? पहले आएगा, और बहुविकल्पीय कहाँ आएगा? बाद में आएगा। ये कंफ्यूजन आपको होने वाला है। आगे क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, यहाँ यही कंफ्यूजन होने वाला है। तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। एक विकल्पीय पहले और बहुविकल्पीय बाद में आएगा। चलो बात करते हैं दोस्तों। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि खेत से संबंधित आवेदन प्रक्रिया
खेत से संबंधित, खदान से संबंधित, या फिर जानवरों से संबंधित, मनुष्य से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, जैसे कि राज्यों को क्षेत्रफल के आधार पर आपको व्यवस्थित करना हो, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसा क्रमांक आपको पूछ सकता है। जैसे कि अब अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, APJ कलाम, प्रतिभा पाटिल, राजेंद्र प्रसाद और प्रणब मुखर्जी, ये आपको दिया गया। तो ये लोग कौन हैं? आप जानते हैं कि ये लोग भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। ये लोग भारत के क्या हैं दोस्तों? भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। ऐसे ही चीज़ें हम ओड वन आउट यानी बेमेल छांटने वाले में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे के सारे दोस्तों क्या है? भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। इनको भी व्यवस्थित हमें करना है। व्यवस्थित कैसे? सबसे पहले जो राष्ट्रपति बना उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद में जैसे बनते गए उनको उनके क्रमांक में व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो सबसे पहले क्रमांक किसका आएगा? राजेंद्र प्रसाद, यानी 3 नंबर क्रमांक। उनके बाद में जो राष्ट्रपति बने, जस्ट बाद की आवश्यकता नहीं है, जो बने उनके बाद में बने। उनके बाद में कौन बने? APJ कलाम। APJ कलाम बने तो उनका क्रमांक है 1, तो 1 आ जाएगा। अब आपके सामने प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी, इनमें सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बना था? प्रतिभा पाटिल, और उसके बाद में कौन बने थे? प्रणब मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही क्रमांक क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। चलो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, नागौर, जयपुर, जैसलमेर और धौलपुर। जब कभी भी ऐसे जिले और राज्यों की बात की जाएगी तो सबसे पहले बात की जाएगी उनके क्षेत्रफल के आधार पर। किस आधार पर बात की जाएगी? उनके क्षेत्रफल के आधार पर। कभी भी इनकी जनसंख्या के आधार पर बात नहीं होगी। यदि जनसंख्या के आधार पर बात की जाएगी तो क्वेश्चन आपको साफ साफ लिख के देगा कि निम्नलिखित दिए गए जिलों या राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए या उनको सुव्यवस्थित कीजिए। हम देख पाते हैं कि सबसे बड़ा जो आपके क्षेत्रफल वाला जो जिला होता है राजस्थान में, वो राजस्थान में सबसे बड़ा जिला कौन सा होता है? जैसलमेर होता है। तो सबसे पहले क्रमांक क्या आएगा? 3 आएगा। सबसे पहला क्रमांक क्या होगा? 3 होगा। जैसलमेर के बाद जो बड़ा राज्य है नागौर, जयपुर और धौलपुर, इनमें जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है वो कौन सा आएगा? जयपुर आएगा। और जयपुर के बाद में जो और बड़ा राज्य आएगा, यानी जयपुर से छोटा लेकिन धौलपुर से बड़ा, वो कौन सा होगा? नागौर होगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से इन चारों जिलों में कौन सा जिला ऐसा है जो सबसे छोटा है? तो वो कौन सा आएगा? धौलपुर आएगा। कौन सा आएगा? धौलपुर आएगा। दोस्तों सादृश्यता एक आपके टॉपिक होता है, बेमेल छांटना होता है, सार्थक क्रम होता है। इन सारी चीज़ों में आपको जनरल नॉलेज की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और वैसे भी जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान, जीके के क्वेश्चन आप लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, बीज, किसान, बुआई, कृषि यंत्र, खेत और जुताई। तो सबसे पहली समस्या तो आपके सामने यही खड़ी हो जाती है कि खेत और किसान में पहले कौन आएगा? खेत और किसान में पहले कौन आएगा? तो दोस्तों बात करते हैं, अभी अभी हमने एक वाक्य बोला था कि जब कभी भी ऐसा कन्फ्यूजन आपके सामने आए तो हमेशा एक विकल्पीय और बहुविकल्पीय डिसाइड करिए। एक विकल्पीय जिसका केवल एक ही विकल्प हो, और बहुविकल्पीय यानी जिसके 2 या 2 से अधिक विकल्प हो। तो दोस्तों किसान की बात करें तो किसान कोई भी व्यक्ति है, वो किसान कब कहलाएगा? जब वो खेत में काम करेगा। खेत के अलावा कोई व्यक्ति काम करेगा तो क्या वो किसान कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो किसान हमेशा क्या होता है? एक विकल्पीय होता है। और खेत क्या होता है? बहुविकल्पीय। खेत में किसान भी काम कर सकता है, खेत को चारागाह भी बनाया जा सकता है, खेत में और अनन्य प्रकार के यानी जैसे पेड़ पौधे भी लगाए जा सकते हैं, बागान बनाया जा सकता है, पार्क बनाया जा सकता है। तो खेत के बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन किसान का एक ही विकल्प है कि वो केवल खेत में काम करेगा। तो दोस्तों एक विकल्पीय हमेशा पहले आएगा और बहुविकल्पीय बाद में। तो इस क्वेश्चन के क्रमांक की बात करें तो सबसे पहले कौन आने वाला है? किसान आने वाला। और किसान के बाद में क्या आएगा? खेत आएगा। तो पहला जो कन्फ्यूजन आपको कभी भी हो सकता था वो कन्फ्यूजन हमने क्लियर किया। यहाँ आगे चल के और भी कन्फ्यूजन होते हैं जो हम दूर करने वाले हैं। आगे बात करें दोस्तों, बीज, बुआई, कृषि यंत्र और जुताई। बीज, बुआई, कृषि यंत्र और जुताई। तो दोस्तों बुआई जो होती है, बुआई का मतलब बीज डालना, खेत में बीज डालना, उसे बुआई कहते हैं। और बुआई कभी भी बिना बीज के नहीं होती। और बुआई से पहले जो होती है वो क्या होती है? जुताई। यानी कि बुआई करने योग्य बनाना किसी भी खेत को क्या कहलाता है? जुताई कहलाता है। तो जुताई से पहले, बुआई से पहले जो प्रक्रिया होती है खेत को बुआई योग्य बनाने की, उसे क्या कहते हैं? जुताई। और जुताई के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? कृषि यंत्रों की। किसकी आवश्यकता
क्षमता कृषि यंत्रों की। तो सब इनमें सबसे पहले कौन आएगा? कृषि यंत्र आएगा, और कृषि यंत्र से ही क्या हो पाएगी? जुताई। तो हमारा ये यहाँ तक क्रमांक हो गया 2, 5, 4, 6। अब आपके पास में बचा बीज और बुआई। तो बुआई कब होगी दोस्तों? जब आपके पास में बीज होगा। तो अब पहले कौन आएगा? बीज आएगा, और उसके बाद में क्या आएगी? बुआई आएगी। बुआई का क्रमांक क्या है? 3 है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, केवल हमने किसको हटा दिया है? जुताई को हटा दिया। किसको हटा दिया? जुताई को। और यही चीज हमें परेशान करने वाली है। देखिए कैसे। बात करते हैं खेत और किसान की। तो आप सब लोगों को पता है, पहले किसान आएगा, उसके बाद में खेत आएगा, क्योंकि किसान एक विकल्पीय है और खेत क्या है? बहुविकल्पीय। तो सबसे पहले किसान आएगा और उसके बाद में क्या आएगा? खेत। इस क्वेश्चन के क्रमांकों की हम बात कर रहे हैं, सार्थक क्रम की। पहले किसान फिर खेत। अब बात करते हैं कृषि यंत्र, बुआई और बीज। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले कृषि यंत्र करते हैं, फिर उसके बाद बीज, और उसके बाद क्या करते हैं? बुआई। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। जब आपके पास में यहाँ जुताई नहीं दिया गया है तो कृषि यंत्र पहले नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अधिकतर फसलें हमारे पास ऐसी भी होती है जो बिना कृषि यंत्र के बोई जाती है। अधिकतर फसलें ऐसी होती है जो बिना कृषि यंत्र के बोई जाती है। जैसे पशुओं के लिए चारा होता है रजका, जो बिना कृषि यंत्र के बोया जाता है। उसके अलावा मूली है, गाजर है, लहसुन है, प्याज है, सलजम है, और भी कई प्रकार की चीजें हैं जो बिना कृषि यंत्र के सहायता से भी बोई जाती है। तो अब सबसे पहले कौन आएगा? बीज आएगा, और बीज से क्या होगी? बुआई होगी। तो क्रमांक क्या आएगा? 5, और उसके बाद क्रमांक क्या आएगा? 4, और कृषि यंत्र कहाँ आएगा? सबसे अंत में जाएगा। कहाँ जाएगा? अंत में जाएगा। तो कृषि यंत्र जाएगा यहाँ अंत में, क्योंकि बुआई एक विकल्पीय है और कृषि यंत्र क्या है? बहुविकल्पीय है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन जो अनन्य प्रकार से हमारे टॉपिक सार्थक क्रम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन और हैं। तो यहाँ दोस्तों यदि देखा जाए तो आपके सामने क्वेश्चन बहुत सारे सामने रखे हुए हैं। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध और बृहस्पति, ये क्या है दोस्तों? ग्रहों के नाम है। उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है पुस्तक, लुगदी, लकड़ी का लट्ठा, वन, कागज। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ आपसे वार दे दिए गए, रविवार, शुक्रवार, सोमवार, शनिवार, ये पूछ लिए गए। जोतना, निराई, बुआई, फसल कटाई, ये भी आपसे पूछ लिया गया। रक्षाबंधन, दीपावली, मकर संक्रांति, होली, यानी कि हिंदू वर्ष के जो त्यौहार होते हैं वो आपसे पूछ लिए गए। जानवरों के नाम आपसे पूछ लिए गए, यानी कि उनके आकार के आधार पर वो किस प्रकार के होते हैं वो आपसे पूछ लिए गए। तो दोस्तों बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। तो चलो दोस्तों इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इनका सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले ग्रहों के नाम आपके पास में दिए गए हैं, ग्रह उपग्रह है, उनमें से आकार के आधार पर, यानी बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, उस आधार पर इनको हमेशा सीक्वेंस में डालना है। जब कभी भी दोस्तों आपको बड़े और छोटे के बारे में, चाहे वो जानवरों के नाम हो, चाहे ग्रह हो, चाहे कोई जिले हों जिनके क्षेत्रफल की बात की जाए, राज्य हों जिनके क्षेत्रफल की बात की जाए, हमेशा कोई भी चीज़ आपको ऐसी दी जाए जिनको आकार, उनके नापने मापने की क्षमता के आधार पर यदि उनको व्यवस्थित करना हो तो हमेशा बड़े से छोटे की ओर चलना है। सबसे पहले बड़ा लिखना है, उसके बाद में छोटे की ओर चलना है। तो देखते हैं कि सबसे पहले आपके पास में जो ग्रह आने वाला है वो कौन सा है। तो दोस्तों जो बुध ग्रह होता है वो सबसे बड़ा होता है, आप सब लोग जानते हैं। और बुध के बाद में आपके पास में जो ग्रह होता है वो कौन सा होता है? शुक्र ग्रह होता है। कौन सा ग्रह होता है? शुक्र ग्रह होता है। उसके बाद बात की जाए तो उसके बाद में पृथ्वी आता है। क्या आता है? पृथ्वी। और उसके बाद में क्या आता है दोस्तों? मंगल ग्रह। और मंगल के बाद में क्या आता है? बृहस्पति ग्रह। ये चीज़ें ऐसी है दोस्तों जो आपको जनरल नॉलेज में आपके पास में होनी चाहिए। जैसे और भी कोई चीज़ पूछी जा सकती है, जैसे आपको दे दिया कि चिकित्सक, रोगी, बीमारी, दवा, निदान, ये सारी चीज़ें आपसे यदि कह दी जाए, निदान, कुछ शब्द होते हैं ऐसे जो हम सुने हुए हमारे लगते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या मतलब होता है। निदान का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का इलाज करना। निदान का मतलब क्या होता है? इलाज करना, यानी कि किसी समस्या का हल करना। रोगी के बारे में बात की जाए तो उसका मतलब होता है इलाज करना। किसी समस्या के बारे में बात की जाए तो उसका मतलब होता है समस्या को सोल्व करना, यानी कि हल करना। चलो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुस्तक, लुगदी, लकड़ी का लट्ठा, वन,
और कागज़। आप जानते हैं दोस्तों, जो भी आपके कागज़ बनते हैं वो सब लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो लकड़ी हमेशा कहाँ से प्राप्त होती है? वन से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले क्या आएगा? वन आएगा। और वन से क्या प्राप्त की जाएगी? लकड़ी प्राप्त की जाएगी। और लकड़ी के लट्ठे से क्या बनाई जाएगी दोस्तों? लुगदी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? एक प्रक्रिया होती है लुगदी बनाने की, तो उससे क्या बनाई जाएगी? लुगदी बनाई जाएगी। और लुगदी से हमें क्या प्राप्त होगा? कागज़ प्राप्त होगा। और कागज़ से क्या बनाई जाएगी दोस्तों? पुस्तक बनाई जाएगी। कागज़ से क्या बनाई जाएगी? पुस्तक बनाई जाएगी। उम्मीद है ये 2 क्वेश्चन और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं रविवार, शुक्रवार, सोमवार, शनिवार। जैसे ही वार आपके सामने आए तो दिमाग में आया, सर कौन सा वार छोटा कौन सा बड़ा होता है? वार तो सारे के सारे बराबर होते हैं। लेकिन बात की जा रही है दोस्तों सप्ताह की शुरुआत की। सप्ताह की शुरुआत कहाँ से होती है? आप कहेंगे सर कहीं से भी शुरुआत कर लो, सप्ताह तो 7 दिन का बनेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सप्ताह की शुरुआत यानी भारतवर्ष की यदि बात की जाए तो प्रत्येक जो सरकारी संस्थाएं होती है, यानी कि सरकार की तरफ से जो अवकाश घोषित किया गया है, वो अवकाश कौन सा है? रविवार। तो सप्ताह की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है दोस्तों? सोमवार से होती है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सोमवार आएगा। और अब तो आप इंटेलिजेंट हो, ये मुझे विश्वास है, आराम से कर जाएंगे। उसके बाद में शुक्रवार आएगा, फिर शनिवार आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा? रविवार आएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। जोतना, निराई, बुआई, फसल कटाई। तो दोस्तों सबसे पहले खेत को जोता जाता है। क्या किया जाता है? जोता जाता है। इनमें यदि एक भी शब्द ऐसा है जिसके बारे में यदि हम नहीं जानते हैं तो दोस्तों हमारे लिए समस्या हो सकती है। हमारे लिए क्या हो सकती है? समस्या हो सकती है। तो जोतना, निराई, बुआई, फसल कटाई। चलो ठीक है, उससे पहले भी यदि हम बात कर लें, एक शब्द आपको दे दिया जाए, सूढ़। क्या दे दिया गया आपको शब्द? सूढ़। तो सूढ़ यदि हम नहीं जानते हैं तो दोस्तों हमारे लिए समस्या पैदा हो जाएगी, किस प्रकार से इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करें। तो दोस्तों खेत को जोतने से पहले उसमें अनन्य प्रकार के जो अनचाही चीज़ें आपके पास में वहाँ खेत में होती है, उन चीज़ों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूढ़ कहलाती है। जैसे खेत में पत्थर पड़े हैं, कोई अनचाही झाड़ियाँ या कोई खरपतवार है, उनको यदि हम वहाँ से हटाते हैं किसी भी यंत्र की सहायता से, यंत्र कोई से भी हो सकते हैं, कुल्हाड़ी हो सकती है, फावड़ा हो सकता है, किसी भी प्रकार की दराती हो सकती है, दंतारी हो सकती है, किसी भी प्रकार की जो कृषि यंत्र है उनकी सहायता से जब हटाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? सूढ़ कहते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारा जो क्रमांक आएगा वो क्या आएगा? सूढ़ आएगा। सूढ़ के बाद में क्या आएगा? खेत की जुताई आएगी। क्या आएगी? जुताई आएगी। तो सब उसके बाद में जुताई आएगी। समस्या ये होती है सर निराई का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों निराई का मतलब होता है जब हम फसल बोते हैं, फसल बोने के बाद में उसका बीज अंकुरित होता है और फसल धीरे धीरे बाहर आती है। बाहर आने के बाद में जैसे ही फसल की शुरुआत होती है, उसकी ग्रोथ होने की, उसके बढ़ने की जो शुरुआत होती है, उसी समय खेत में कुछ अनचाही खरपतवार आपके पास में वहाँ खेत में और उग जाती है। उस फसल के साथ साथ उस खरपतवार को खसी की सहायता से उस खरपतवार को जो हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। तो क्या होगा उसके बाद में? निराई आएगा। और निराई के बाद में क्या, सॉरी दोस्तों, जोतने के बाद में बुआई होगा। सबसे पहले बुआई की जाएगी और बुआई के बाद में क्या होगा दोस्तों? निराई की जाएगी। और निराई के बाद में अंत में जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी? फसल की कटाई की प्रक्रिया होगी। कौन सी प्रक्रिया? फसल की कटाई की। अब देखते हैं दोस्तों आपके पास में यहाँ त्यौहार लिखे गए हैं कुछ, उन त्योहारों को भी आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी वर्ष के शुरू में कौन सा त्यौहार होता है, उसके बाद में कौन से त्यौहार होते हैं। आप देखते हैं दोस्तों मकर संक्रांति इनमें से सबसे पहला त्यौहार होता है। और वैसे भी वर्ष का पहला त्यौहार मकर संक्रांति आता है जो 14 या 15 जनवरी को आता है। तो यहाँ सबसे पहले त्यौहार कौन सा आएगा? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के बाद में त्यौहार कौन सा आता है दोस्तों? होली का त्यौहार आता है। कौन सा त्यौहार आता है? होली का त्यौहार। उसके बाद में कौन सा त्यौहार आता है? रक्षाबंधन। कौन सा त्यौहार आता है? रक्षाबंधन। आप जानते हैं श्रावण महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार होली के बाद में आता है। और सबसे अंत में फिर कौन सा त्यौहार आ गया? दीपावली आ गई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3, 4, 1, 2। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ जानवरों के नाम आपको दिए गए हैं। मक्खी, हाथी, व्हेल और अमीबा। ये जो जानवरों के नाम आपको दिए गए हैं, जानवरों को उनके आकार के आधार पर, यानी कि सबसे छोटा जीव कौन सा होता है, उससे बड़ा जीव कौन सा होता है, उनके आधार पर व्यवस्थित करना है। तो जानवरों के नाम है, मक्खी है, हाथी, व्हेल और अमीबा। आप जानते हैं कि अमीबा जो होता है वो सबसे छोटा जीव होता है। कैसा जीव होता है? सबसे छोटा जीव होता है। तो सबसे पहले सबसे छोटा जीव आपको यहाँ रखना है। सबसे छोटा जीव कौन सा है? अमीबा। यदि दोस्तों आपको आरोही क्रम के लिए बोला गया है तो ही सबसे छोटा जीव रखना है। यदि कोई भी बात आपसे नहीं बोली गई, डायरेक्ट आपको ये बोला गया कि इनको व्यवस्थित करना है, तो सबसे बड़ा जीव सबसे पहले रखना है। हमने पहले भी बात करी है, जब तक आपसे आरोही क्रम के लिए नहीं कहा जाए तब तक आपको आरोही क्रम में नहीं रखना है। तो सबसे
पहले कौन सा जीव आएगा। अब समस्या होती है सर हाथी बहुत बड़ा होता है, व्हेल क्या है, व्हेल एक मछली होती है, व्हेल हाथी से छोटी होती है या बड़ी होती है। तो दोस्तों व्हेल का आकार हाथी से कई गुना बड़ा होता है, तो क्या आएगा, व्हेल आएगा। व्हेल के बाद में कौन आएगा, हाथी आएगा। और अब समस्या होती है सर मक्खी और अमीबा में। तो मक्खी दोस्तों अमीबा से बड़ी होती है, क्योंकि अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। जहाँ तक मुझे पता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। लेकिन वो बात साइंस की है। अभी हम बात करते हैं आकार की। तो आकार में अमीबा मक्खी से छोटा होता है, तो पहले कौन सा आएगा, मक्खी आएगा, और उसके बाद में कौन सा आएगा, अमीबा आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने आज किए हैं, और कुछ नहीं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। 15 क्वेश्चन आज हमने सोल्व किए हैं सार्थक क्रम में। और इसी के साथ दोस्तों आपके सार्थक क्रम का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। तो आज जो व्यक्ति हमारे साथ में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, आप तक पहुँच सकें। और उसी के साथ में पुराने वीडियोज़ आप रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि सभी के साथ ये अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग पहुंचा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।